नमस्कार बच्चों। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे दो बातों पर। पहली, साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री क्या हो सकती है, क्या होती है, और दूसरी, साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में क्या क्या समस्याएं आती है और इसके साथ ही साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो आधारभूत सामग्री क्या होती है जिसके आधार पर साहित्य इतिहास लिखा जाता है। तो बच्चों, हम समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत वृहद है और इसको लिखना सहज कार्य नहीं हो सकता। तो इतिहासकारों ने अपनी सामग्री संचयन को प्रामाणिक बनाने के लिए जिन स्रोतों का, जिन आधारों की सहायता ली है वो इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं। स्वयं कवि और साहित्यकार जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है या अप्रकाशित पांडुलिपियाँ जो मिलती है वो मूल आधार होता है किसी भी साहित्य के इतिहास का। दूसरा, इन कवियों और रचनाकारों के जीवन वृत्त पर या उनकी रचनाओं के संबंध में पहले से लिखे गए ग्रंथ, पुस्तकें, टीकाएँ, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, शिलालेख, वंशावलियाँ, विभिन्न युगों का इतिहास, ये सब आधारभूत सामग्री होती है। इसके साथ ही तीसरा होता है अनुसंधान परक और आलोचनात्मक ग्रंथ जो पहले से लिखे जा चुके हैं। और चौथा आधार होता है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो सर्वे करवाए जाते हैं, जो खोज रिपोर्ट होती है, वो भी आधारभूत सामग्री होती है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए। तो इन सभी सामग्रियों को आधार बनाकर और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। दूसरा जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनकर हमारे सामने आता है वो ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है और इसमें क्या क्या समस्याएं आती है। पुनर्लेखन का मतलब यह है बच्चों, बार बार लिखा जाना। जो लिखा जा चुका है उसी में संशोधन और परिवर्धन करना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी है और अभी भी लिखी जा रही है। स्वतंत्र लेख, शोध और फुटकर लेखन कार्य भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी हर बार ये अनुभव किया जाता है कि इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इसके दो कारण हैं। पहला, कि साहित्य चेतना का निरंतर विकास होता रहता है और चूँकि निरंतर विकास होता रहता है इसीलिए जो अद्यतन चीज़ें हैं उनको शामिल करने के लिए साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है, दूसरा कारण है, वो है नवीन शोध। लिखा जा रहा है और उसके साथ ही शोध भी लगातार होता रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उसके पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस होती है। नवीन प्रक्रियाएं, नवीन विधियां, हर समय शोध के नवीनतम तरीके ये जो हमारे सामने आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से साहित्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए पुनर्लेखन के संबंध में जो दो मौलिक प्रश्न हमारे सामने डॉक्टर नगेंद्र रखते हैं
और इसके साथ ही प्रश्न के साथ साथ उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया है। पहला जो प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्लेखन के संबंध में जो उठाया है वो ये कि हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है, और दूसरा कि हिंदी साहित्य की सीमा क्या हो सकती है। तो पहले प्रश्न का समाधान बताते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही ये स्वीकार करते आए हैं कि भारत के जितना भी भूभाग है भारत का, वहाँ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी, चाहे वो सामाजिक व्यवहार में काम आ रही हो, पत्राचार में काम आ रही हो, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन या साहित्यिक अभिव्यक्ति या आपस में विचार विनिमय, किसी भी रूप में यदि माध्यम भाषा हिंदी है तो वो सारा हिंदी प्रदेश माना जा सकता है, और इसीलिए उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो इस दृष्टि से बच्चों अगर हम देखें तो वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के इलाके, ये सभी जो है वो हिंदी क्षेत्र में आते हैं। और इसके साथ साथ ब्रज, मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, ये सब जो हैं वो हिंदी की उपशाखाएं या उपभाषाएं मानी जा सकती है। तो इस तरह से यदि देखें तो हिंदी का स्वरूप जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। दूसरा प्रश्न जो डॉक्टर नगेंद्र ने उठाया वो है कि साहित्य की सीमा क्या होनी चाहिए। तो डॉक्टर नगेंद्र का इस संबंध में मानना है कि हमारा दृष्टिकोण इस संबंध में व्यापक और उदार होना चाहिए। विषय चाहे जो भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, समसामयिक हो, यदि उसमें साहित्यिक तत्व हैं तो वो साहित्य माना जाना चाहिए। जैसा कि इसी काल के अधिकांश साहित्य को शुक्ल जी ने धार्मिक कहकर नकार दिया था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका ऐसा मानना है कि धार्मिक साहित्य में भी अगर साहित्यिक तत्व हैं तो उसे भी हिंदी साहित्य माना जाना चाहिए। तो इस तरह से साहित्य जो है इतिहास का अनुसंधान मात्र नहीं रह जाता, बल्कि वो इतिहास को नवीनता देता है और उसके साथ ही उसमें साहित्यिक तत्वों का समावेश भी करता है। साहित्य और साहित्यकार पर युग चेतना का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसीलिए साहित्यिक सामग्री की जो उपादेयता है वो भी समय के अनुसार बदल जाती है। पहले जो साहित्यिक सामग्री उपादेय थी, महत्वपूर्ण थी, हो सकता है वर्तमान में वो समसामयिक नहीं रहे, प्रासंगिक नहीं रहे, क्योंकि नवीन शोधों, नवीन खोजों और साहित्य के जो नवीन रचनाएं हैं, नवीन सृजन हैं, उनके साथ वो पुरानी हो जाती है। तो अभिव्यक्ति और वर्ण्य विषय के अनुसार यदि हिंदी साहित्य का विश्लेषण हो तो वो निश्चित रूप से उपयोगी हो सकता है, और इसके लिए भाषा, भावभंगिमा और पैनी दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों हिंदी साहित्य के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि साहित्य में जो कवि हैं उनके जन्म, उनके जन्म स्थान, उनकी साहित्यिक सामग्री और सीमांकन की प्रामाणिकता, इन पर बहुत गहरा विवाद है। यही स्थिति हम जब देखते हैं काल विभाजन को तो उसको लेकर भी है। अनेक बार ऐसा लगता है जैसे साहित्य के इतिहास में कुछ भी निर्धारित कर पाना बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि तिथियां, स्थान, नाम, साहित्य सब प्रमाण के अभाव में अनिश्चित हो जाते हैं। किंतु साहित्य के इतिहास लेखन में जिनकी रुचि, अध्ययन और शोध पर जो चीज़ें आधारित हैं, उससे हम निश्चित रूप से इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और इसी आधार पर निरंतर शोध प्रविधियों के आधार पर निरंतर हिंदी साहित्य का इतिहास
अद्यतन रूप से लिखा जा रहा है और इसे हमें हिंदी साहित्य को समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने हिंदी साहित्य के जो स्रोत हैं, आधारभूत सामग्री है, उस पर बात की और इसके साथ ही उस साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है और उसमें पुनर्लेखन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, हमने इस पर बात की है। तो ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में बनकर अक्सर आते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं नोट्स रूप में आप उन्हें अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लें। धन्यवाद।